चलो भाई ठीक है। तो पहली क्लास शुरू करते हैं इसकी। तो पहला ही टॉपिक क्या होगा? सेल। ठीक है। तो सेल के बारे में अगर बात करो, ठीक है, तो सेल है क्या, या सेल की स्टडी कहां से करते हैं अगर, तो स्टडी को लेकर हमेशा दो क्वेश्चन बनते हैं। कोशिका का अध्ययन। तो स्टडी ऑफ सेल क्या होगा? स्टडी ऑफ सेल, तो स्टडी ऑफ सेल होता है साइटोलॉजी। ठीक है। तो साइटोलॉजी को अगर देखोगे तो साइटोलॉजी क्या है? दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक क्या है? साइटो, और एक क्या है? लॉजी। ठीक है। और कहीं भी लॉजी वर्ड्स लगा होगा तो लॉजी का मीन्स होता है स्टडी, अध्ययन। तो साइटो का मीन्स क्या होगा? किसका अध्ययन? सेल का अध्ययन। ठीक है। और कहीं भी अगर लॉजिस्ट लगा होता है उसे बोलते हैं एक्सपर्ट। जैसे हार्ट का अध्ययन करते हैं कार्डियोलॉजी, और हार्ट के डॉक्टर को क्या कहा जाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट। तो ऐसे ही सेल की बात कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ सेल क्या हुआ? साइटोलॉजी। लेकिन हम केवल सेल सेल ही नहीं पढ़ते। तो सेल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनिल्स। अगर हम बात करें सेल प्लस सेल के अंदर जो उसके सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, यानी कि कोशिकांग, कोशिका के अंग। तो पूरी सेल के अंदर भी क्या क्या, अगर सब कुछ पढ़ोगे तो फिर हम उसे बोल देते हैं क्या? सेल बायोलॉजी। तो ये ब्रांच, ये टर्म्स हो जाती है सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में डिफरेंस होता है। अगर केवल सिंपल सेल की स्टडी कर लो साइटोलॉजी, और सेल ऑर्गेनिल्स की स्टडी करो तो क्या कहलाएगा? सेल बायोलॉजी। अब कोई पूछे व्हाट इज सेल, पहले टॉपिक है आपका कि सेल क्या है, कोशिका क्या है। तो सेल क्या बताते हैं? सेल क्या है? एक यूनिट है। यूनिट क्या चीज होती है? किसी भी चीज को बनाने के लिए एक इकाई की, एक यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। जब मकान को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ईंटें। तो ऐसे ही बॉडी को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल की। भाई सेम सेल एक साथ मिलेगी, तो सेल के एक साथ मिलने से बनते हैं टिश्यू, और कई सारे टिश्यू एक साथ जुड़ने से बनेगा क्या? ऑर्गन्स। और कई सारे ऑर्गन्स को आपस में फिट कर दोगे तो क्या बन जाएगी? पूरी एक बॉडी। और कई सारी बॉडी एक साथ रहना शुरू कर देती है, उसे क्या बोलते हैं? फैमिली, यानी कि परिवार। और फिर एक पूरी कम्युनिटी बन जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो सेल क्या है? सेल एक यूनिट है, एक इकाई है। तो हिंदी में अगर बोलते हैं कि कोशिका क्या है, सेल क्या है, तो सेल क्या है? एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कहने का मतलब यूनिट कैसी है? स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो कोशिका को क्या बोलते हैं? सेल को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है। तो सेल के बारे में जनरली तीन बातें मेन हुई: स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनिल्स क्या हुआ? सेल बायोलॉजी। और सेल क्या है? एक यूनिट है। सेल क्या है? एक यूनिट है। कैसी? स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब ये सेल शब्द कहीं ना कहीं से आया होगा। ठीक है। अगर आप इस वर्ड को देखते हो तो मेन लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश की जो मेन लैंग्वेज, इंग्लिश ये जो शब्द आए हैं दो लैंग्वेज से आए हैं। या तो कोई ग्रीक से आएगा, क्या किससे आएगा? लैटिन से। इनमें अंतर क्या है? अगर वर्ड में दो शब्द दिखाई दे तो वो हमेशा क्या होगा? ग्रीक। अगर एक ही वर्ड दिखाई देगा तो वो क्या होगा? लैटिन। तो सेल में सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो सेल को लिया गया, ये कहां से आया? ये आया लैटिन वर्ड से। सेल को हमने कहां से लिया? लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा के शब्द से लिया। और वो शब्द था क्या? वो था सेलूला। शब्द क्या था? सेलूला। और इस सेलूला का अगर कोई शब्द लेंगे, उस शब्द का मीन्स अर्थ होता है। तो इस सेलूला का अर्थ होता है क्या? इस सेलूला का अर्थ था क्या? चैम्बर। हम्म, या छोटे छोटे कंपार्टमेंट।
तो सेल में छोटे छोटे मकान, जैसे एक घर हुआ, घर में क्या होते हैं, छोटे छोटे कमरे, तो ऐसी बॉडी में छोटी छोटी क्या होगी, सेल के चैम्बर होते हैं, उन्हीं से सेल मिलकर बनते हैं। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। या आप इन्हें क्या बोल सकते हो, सेल को स्मॉल कंपोनेंट, क्या बोल सकते हैं, स्मॉल कंपोनेंट, ये सेल के बारे में। ठीक है। अगर सिंपल इंट्रो से अगर क्वेश्चन आता है तो ये आता है, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल सेल बायोलॉजी, व्हाट इज सेल, यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल किस वर्ड से लिया गया, लैटिन वर्ड से लिया गया। कौन सा वर्ड था वो, सेलुला। इसका मीन्स क्या होता है, स्मॉल कंपोनेंट्स। ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? एक क्वेश्चन के साथ आता, यूनिट से आता, तो ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट को लेकर क्वेश्चन। ठीक है। आगे चलते हैं यहां से, चलो। चलो अब किससे बात अब आएगी, बात डिस्कवर खोज से लेकर। डिस्कवर सेल की खोज को लेकर। ठीक है। तो सेल की खोज को लेकर पहले ही बता दिया। ठीक है। तो यहां जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये साइंटिस्ट निकल के आएंगे, इन्होंने ही पहली बार देखा सेल को, फर्स्ट टाइम सीन। तो पहली बार इन्होंने सेल को देखा, इनका नाम क्या है, रॉबर्ट, इनका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम सेल को किसने देखा, रॉबर्ट हुक। तो ईयर की बात है, तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल को फर्स्ट टाइम देखा था, तो किस साल की, किस ईयर की बात थी, 1665। तो ईयर कौन सा है, ईयर है 1665। तो ईयर हुआ 1665, 1665। बट मेन बात क्या है, जो इन्होंने देखा था वो देखा था नॉन लिविंग सेल में। तो इन्होंने अगर इस सेल को पहली बार देखा, तो सेल को पहली बार देखा था इन्होंने नॉन लिविंग सेल में। ठीक है। और वो नॉन लिविंग सेल थी क्या, वो था कोर्क, कोर्क होती है छाल, कोर्क कैम्बियम। ठीक है। यानी पेड़ों में जो छाल होते हैं, यानी उसकी कोर कैम्बियम में देखा था। तो कोर कैम्बियम कैसा था, नॉन लिविंग। तो पहली बार सेल को देखने वाला कौन है, रॉबर्ट हुक। लेकिन सेल का क्या नाम था, हम्म, अब इन्होंने बताया, ये बताएंगे। ठीक है। ये देखने में लाइक एज, सेल देखने में कैसी थी, क्या, हनी बी कोम्ब, हनी बी कोम यानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह। ठीक है। जैसे उसे छत्ते में छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, इसी तरीके से। अब यही क्या करेंगे, इन्होंने ही सेल का क्या किया, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। एक बात और ध्यान रखना, अभी मैं सेल बता ही रहा हूं, ये सेल वगैरह इन्होंने नाम नहीं रखा, सेल नाम तो बाद में रखा जाएगा। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसका डिस्क्रिप्शन किया और इसका डायग्राम, और इसका डायग्राम बनाया देखने में कैसी थी। ठीक है। और इसके डिस्क्रिप्शन और डायग्राम को पब्लिश किया, इसको छाप दिया गया, पब्लिश कर दिया गया, किस में, बुक,
बुक में पब्लिश किया और बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया जो बुक है वो किससे संबंधित हुई? वो संबंधित है रॉबर्ट हुक। तो पहली बार सेल के बारे में डिस्क्रिप्शन वर्णन हुआ और सेल का डायग्राम जो दिया गया था वो किस में दिया गया था? माइक्रोग्राफिया। और ये सारी बातें कब किया? 1665। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन कोर कैम्बियम, बट इट इज ए नॉन लिविंग सेल। एंड डिटेल में क्या दिया इसका? डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम एंड पब्लिश इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया किसकी बुक है? रॉबर्ट हुक की। ठीक है, चलो इसके बाद आफ्टर सम टाइम, आफ्टर समटाइम्स कुछ दिनों के बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। कौन है? साइंटिस्ट का क्या नाम है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ये आते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ के सिटीजन हैं? कोई ना कोई साइंटिस्ट किसी ना किसी देश के होते हैं। तो ये साइंटिस्ट थे हॉलैंड के। एंटोनी वॉन कहाँ के हैं? हॉलैंड के। तो इन्होंने क्या किया था? अपना माइक्रोस्कोप वगैरह बनाया था। तो कुछ भी चीज इनके पास होती थी माइक्रोस्कोप में रखना शुरू कर देते थे। तो ये ऐसे ही बैठे थे। बैठा बैठा आदमी दांत खुजाने लगता है। तो ये ऐसे ही जनरली, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, दांत में बैक्टीरिया वगैरह होंगे तो उसके अंदर ही देखें बैक्टीरिया क्या होता है? लिविंग होता है। ठीक है, तो बैठा बैठा इंसान क्या है? इन्होंने दांत के मैल को खुरचा। ठीक है, जो नाखून से हल्का सा ले लेते हैं और उसे रखा, उसमें देखा सीन। ठीक है, और देखने के लिए उसमें देखते ही क्या किसका पता चला? सेल। उसमें कोशिका को देखा। अंतर दोनों में क्या होगा? जो दांत के खुरचे मैल में, इसमें ये जो सेल है, ये जो कोशिका, सॉरी, ये जो इन्होंने चीजें ली, सेल जो ली, वो था क्या? ये कैसी सेल है? लिविंग सेल। ठीक है, तो लिविंग सेल, नॉन लिविंग की बात आ गई, तो नॉन लिविंग में किसका नाम आएगा? हम्म, रॉबर्ट हुक। और लिविंग का आएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। ये सारी कहानी कौन से ईयर की चली है? 1674, 1674 की बात है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। देखा दोनों ने पहली बार। क्वेश्चन जनरली आता है कि सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया? तो ऑप्शन दोनों दिए होंगे, तो फिर आंसर अगर दोनों दे रखे हैं तो आंसर किसको लगाओगे? रॉबर्ट हुक। अब भी ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं। अगर कहें कि लिविंग सेल में, कि लिविंग सेल को पहली बार किसने देखा, तो फिर क्या जाएगा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, फिर तो ये बहुत सारी चीजें, बैक्टीरिया, ईस्ट वगैरह सब देखते रहे। फिर नेक्स्ट आता है इनके बाद अगले साइंटिस्ट, इनका नाम था हार्टविग। अब ये साइंस सेल वगैरह के बारे में तो पता चल गया। अब अलग से एक ब्रांच, एक शाखा बनानी थी, और उस ब्रांच का नाम था साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल, अभी बताया था, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी टर्म, साइटोलॉजी नाम, साइटोलॉजी नाम गिवन बाय हार्टविग। तो साइटोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो साइटोलॉजी टर्म दी जाती है हार्टविग के द्वारा।
तो तीनों में अंतर है, तो साइटोलॉजी टर्म गिवन बाय हर्टविग। ठीक है, उसके बाद दो क्वेश्चन और बनते हैं, क्या देखो, एक क्वेश्चन आता है, यानी जैसे सेंचुरी चलती है, अब चल रही है 2023, तो कौन सी शताब्दी है, 21वीं। तो 21 जो 2000, लेकिन शताब्दी एक आगे चलती है, उसके अंदर ही आ रहा है। तो सेम इसकी बात, तो जितनी भी खोज होगी 1800, ये 1800 तरह आएगा, न्यूक्लियस की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सर बहुत सारी डिस्कवरी होगी। तो सारी की सारी बातें जो, यानी कि क्वेश्चन क्या आता है, क्लासिकल, क्लासिकल यानी कि स्वर्ण काल, यानी गोल्डन एज ऑफ सेल, यानी क्लासिकल पीरियड, क्लासिकल पीरियड ऑफ सेल। तो क्लासिकल पीरियड ऑफ सेल किसको कहा जाता है, 19th सेंचुरी, तो 19वीं शताब्दी। 100 साल की एक शताब्दी होती है ना, तो 19वीं शताब्दी को क्लासिकल पीरियड ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और यहां से आता है, फादर ऑफ, फादर ऑफ मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। तो मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है, उसके लिए एक नाम है स्वानसन। आंसर आ जाता है स्वानसन। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो आंसर क्या आ जाएगा, स्वानसन। तो यहां तक ये था भाई, इसे समझ लो आसानी से क्या है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक फिर इंपॉर्टेंट है, करिए ऑफ। अगली बात आ जाती है सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी को क्या कहा जाता है, कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, ये सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, अगर हम कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं, तो वो दिया तो अलग साइंटिस्ट ने, लेकिन उसके बारे में पहली बार जो इसके बारे में आएगा, तो एक साइंटिस्ट का उनका नाम आएगा, तो नाम क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बात है 1824, 1824, कब की बात है, 1824। तो नाम है साइंटिस्ट का ड्यूटरेस्ट। ठीक है, DUTROCH8। तो 1824 में कौन बता रहे हैं, ड्यूटरेस, ड्यूटरेस ने बताया, क्या बता रहे हैं, ऑल एनिमल्स और ऑल प्लांट्स, सभी जंतु और सभी पौधे ये बने हैं, में बने हैं किससे, टिश्यू। लेकिन हम जानते हैं ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है, टिश्यू। तो सेल के बारे में बेशक अभी ना पता हो, लेकिन नया नाम पता चल गया, टिश्यू। ठीक है, तो अब क्या होगा, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम आइडिया, फर्स्ट टाइम आइडिया गिवन बाय, अब सेल थ्योरी को लेकर पहली बार आइडिया दिया जाएगा, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ईयर। तो ईयर कौन सा है, 1939, 1939। ठीक है, और ये दिया था, या सेल थ्योरी कब दी गई, 1939।
तो 2 साइंटिस्ट आ जाएंगे। कितने साइंटिस्ट है? 2। और ये है कहाँ के हैं? जर्मन साइंटिस्ट, यानी जर्मनी के हैं। ठीक है। एक का नाम है स्लाइडेन और एक का नाम है, क्या नाम है? कौन? स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, एक का नाम है स्लाइडेन, एक का नाम है स्वान। स्पेलिंग क्या आ जाएगी स्लाइडेन की? है, हाँ ऐसी, हाँ। तो ये स्लाइडेन एंड स्वान दोनों की बात कर रहे हो आप। ठीक है। तो बायोलॉजी में 2 ब्रांच होती है, एक होती है जूलॉजी, एक होती है बॉटनी। और इनके बाद में लिस्ट लगा दो तो वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो एक है ना जूलॉजिस्ट और एक क्या है? बोटेनिस्ट। तो पहले वाले क्या है? बोटेनिस्ट। यानी वनस्पति वैज्ञानिक, और दूसरे क्या है? जूलॉजिस्ट। ठीक है। और इन्होंने ही दी गिवन क्या? सेल थ्योरी। तो क्वेश्चन, मेन फेमस क्वेश्चन है, सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान, कब? 1939। कौन से, कहां के हैं? जर्मन साइंटिस्ट है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हो। अब सेल थ्योरी है क्या? यानी इनके अकॉर्डिंग, किनके अकॉर्डिंग? स्लाइडेन और स्वान के अकॉर्डिंग, या सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग? सेल थ्योरी है क्या? सेल थ्योरी बतानी है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं? सभी जीव किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। ठीक है। और हायर एनिमल, जो हायर एनिमल्स की दूसरी बात क्या थी? हायर एनिमल्स, हायर एनिमल्स सेल की जो लाइफ है वो कैसा होता है? फ्री है। उनका जीवन कैसा है? स्वतंत्र है। ठीक है। और तीसरी बात क्या है? सेल क्या है? एक यूनिट है। सेल क्या है? एक इकाई है। एक क्या है? यूनिट है। कैसी यूनिट? संरचनात्मक एंड क्रियात्मक, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? सेल को, कोशिका को कहा जाता है। ठीक है, ये यहां तक बात थी सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को जो भी क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है। सेल थ्योरी को अगर स्टार्टिंग पहली बार हल्का सा, शुरुआत कहां से होती है? तो शुरुआत ड्यूटरेस से होती है। इन्होंने क्या किया, 1824 में बताया जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं सब बने हैं किसके? टिश्यू के। लेकिन पहली बार सेल के बारे में आइडिया, सेल थ्योरी के बारे में आइडिया दिया गया 1939। अब तो खोज लगातार जारी है। और ये आइडिया दिया किसने? 2 साइंटिस्ट थे, कहाँ के थे? जर्मनी के। एक का नाम क्या था? स्लाइडेन, और एक का क्या नाम था? स्वान। ठीक है। पहले वाले क्या थे? बोटेनिस्ट, और दूसरे क्या थे? जूलॉजिस्ट। इन्होंने क्या दी? सेल थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग कंसेप्ट क्या थे? सेल थ्योरी का मेन कंसेप्ट क्या था? जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं? सेल के बने हैं। और हायर एनिमल्स की जो सेल लाइफ होती है वो कैसी होती है? स्वतंत्र होती है, फ्री होती है। दूसरी बात, सेल क्या है? यूनिट होती है, क्रिया होती है, इकाई होती है। ठीक है। और कैसी इकाई है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और यहीं पर ऐड कर रहे हैं। एक टर्म्स यानी एक कथन दिया गया था, पहले भी बता चुका हूं, ओमनिस, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या दिया गया था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। गिवन बाय, गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया? आर विर्चो। किसने दिया? आर विर्चो। इन्होंने दिया, आर विर्चो ने दिया। ठीक है। इसका मीन्स
ठीक है, इंग्लिश वाले तो कवर कर भी लेते हैं, थोड़ा हिंदी वालों के बारे में पता होना चाहिए। तो इससे क्या होता, क्या कहा, हम्म, क्या, सेल्स का निर्माण यानी कि सेल्स फॉर्मेशन, यानी कि कोशिकाओं का निर्माण, हाँ प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि कोशिकाओं का निर्माण पूर्व वर्ती, यानी प्री एग्जिस्टिंग, यानी जो पहले से ही है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ठीक है, तो यही कहलाता है कि आपका ओमनिस सेलुला इस सेलुला। पहली बात, ये कंसेप्ट किसने दिया, आर्विचो, मींस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सेल प्री एग्जिस्टिंग सेलों से होता है। ठीक है, इसके बाद सेल में आगे बढ़ते हैं। ये देखो अब आगे, अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेल। तो जनरली किताबों में या कुछ होता है तो सेल के टाइप दो ही होते हैं, सभी को पता है मेनली, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। लेकिन मेरा मानना है कोई भी चीज, जब आप हायर एजुकेशन आगे पढ़ते हो तो कोई भी चीजें एकदम अचानक से नहीं आएगी। ये नहीं होगा कि पहले न्यूक्लियस था ही नहीं और फिर अचानक से क्या आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए देखो टाइप ऑफ सेल। तो सेल के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। इनकी स्पेलिंग को लेकर भी दिक्कत है, PROCAR कर देता है, वो के कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैरियो सब न्यूक्लियस से लिया गया है। ठीक है, तो पहली सेल का टाइप है प्रोकैरियोटिक। प्रो, सी लिखूं ए लिखूं, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि कैरियोटिक शब्द न्यूक्लियस के लिए इस्तेमाल किया है, प्रो यानी न्यूक्लियस नहीं था, पहले वाली प्रो ऐसे बोलते हैं ना। दूसरा मीजोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक, और तीसरी है यूकैरियोटिक। क्लियर। तो टाइप ऑफ सेल में 3 सेल आएगी, प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जैसे स्टार्टिंग में था एक जो थंबनेल उसमें ही था, ये आपके सेल दिखाई दिया आपने। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस वाली है, क्या है, यूकैरियोटिक। तो मेन यूनिवर्सली जो बात करेंगे वो पढ़ेंगे कि क्या क्या अंतर होता है, क्या क्या चीजें हैं। तो डिटेल तो अगली क्लास में पता चलेगा, लेकिन हल्का से सब बता देता हूं अभी, है ना, कि क्या अंतर होगा। जो प्रोकैरियोटिक है, हम्म, तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट, जहां भी मैं माइनस एंटी लिखा रहा हूं तो ग्राफिकली नोट्स बनाने हैं, ऐसे पढ़ना है अगर अच्छे से याद करना है। तो माइनस एंटी का मतलब क्या है, एब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, यानी प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो अगर प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, फिर डायग्राम बाद में देखेंगे इनका। तो प्रोकैरियोटिक सेल में होगा क्या, यह दिखाई दे रहा है जैसे ये हुई सेल। ठीक है, तो यहां तो क्या दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस वगैरह नहीं होगा। ठीक है, पढ़ा है ना। पहले सेल जो आई पृथ्वी पर, अर्थ पर, कौन सी आई थी, प्रोकैरियोटिक। तो बाद में तो न्यूक्लियस आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है मीजोकैरियोटिक, प्रेजेंट, मीजोकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा, इसे प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। एक मिनट, रफ हो गया फिर, एक मिनट, क्या नाम बताया था इसका, मीजोकैरियोटिक। और क्या बता रहा हूं मैं मीजोकैरियोटिक में, प्रेजेंट न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के साथ साथ उसकी और भी स्ट्रक्चर हो। ठीक है, न्यूक्लियस तो बन गया लेकिन बाकी चीजें नहीं आएंगी। फिर आ जाता है आपका यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है, ये ऐसे प्रेजेंट होता है ट्रू न्यूक्लियस। ध्यान रखना, अगर केवल न्यूक्लियस के आधार पर बात करूं
ठीक है, तो न्यूक्लियस के आधार पर दो प्रकार की सेल होगी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोट। अगर ट्रू न्यूक्लियस शब्द आ जाएगा तो सेल कितने टाइप की हो जाएगी, 3 टाइप की। तो पहले में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, दूसरे में न्यूक्लियस होगा, और तीसरे में ट्रू न्यूक्लियस होगा। ये अंतर होता है। ठीक है, और क्या बात हुई, जब एब्सेंट है न्यूक्लियस तो इसके अलावा और क्या क्या एब्सेंट है, ना तो होगी न्यूक्लियस के चारों, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो उसे घेरने वाली मेम्ब्रेन का क्या काम, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। डायग्राम पढ़ोगे समझ में, अच्छे से समझाऊंगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। प्लस जो न्यूक्लियस तो एक सेल के अंदर कई हो सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियोलस एक ही है। जैसे कोई है ना, न्यूक्लियोलस क्या होगा, एक, यानी कोई सर्कल खींचो तो उसका एक ही पॉइंट लोगे, तो सर्कल वो एक ही पॉइंट से खींच सकता है। तो वही बात है, न्यूक्लियोलस होगा हमेशा एक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना तो न्यूक्लियस, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ना ही न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसके बाद कोशिका के अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनिल्स। ठीक है, तो अच्छे थोड़ा सही से पढ़ोगे, जितने भी अगर और क्या नहीं होते, एब्सेंट मेम्ब्रेनस, यानी जिनके चारों ओर झिल्ली पाई जाए, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल्स, यानी वे कोशिका के अंग जिनके ऊपर झिल्लियां, उनकी मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल में वे भी नहीं पाए जाते हैं। ये बात समझ में आई? बताओ यहां तक। हम्म तो सेल में इसका एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि जी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिल्स कौन से होते हैं, एग्जाम्पल, यानी प्रोकैरियोटिक में ना तो क्या होता, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता, ना तो, एग्जाम्पल इसमें क्या क्या नहीं होता, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता, माइटोकॉन्ड्रिया, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती, ना गोल्जी बॉडी होता। ठीक है, ये थोड़े मेन मेन बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं। ठीक है, लेकिन आपका प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है राइबोसोम। क्या प्रेजेंट होगा, राइबोसोम। राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं, 70S और कौन से, 70। तो कौन से, 70S। तो इसमें जो केवल होंगे 70S राइबोसोम होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में केवल क्या प्रेजेंट होगा, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन करेक्टर तो जाते हैं, तो इसका डीएनए तो आप बोल नहीं सकते, क्या बोल सकते हो, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। तो भाई सिंपल अगर मैं बात करूं, ये सेल हुई, ये मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस, तो इसके अंदर डीएनए पड़ा होता है, ये न्यूक्लियस है। लेकिन जब मेम्ब्रेन ही नहीं है तो ये जेनेटिक मटेरियल कहां पड़ा होगा, बाहर ऐसी पड़ा होगा। कहने का मतलब लिक्विड की बात करते हैं, तो ये सेल, तो सेल के अंदर जो लिक्विड होता है इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। फिर न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का केंद्रीय का द्रव, और आपका प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव। ठीक है, लेकिन ये तो प्रोकैरियोटिक है, तो ये मेम्ब्रेन वगैरह इसमें नहीं है, मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है इसमें, तो होगा क्या, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिखरा हुआ है, यानी कि ऐसे एक्सपेंड ऐसे ही फैला हुआ है, बिखरा हुआ। ठीक है, क्या है, बिखरा हुआ, किसमें, साइटोप्लाज्म।
तो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है। ठीक है, डीएनए की हल्की झलक, लेकिन अगर क्रोमोसोम्स के बाद हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में अगर मैं बात करूं एब्सेंट होती है, इसमें एब्सेंट होगी हिस्टोन प्रोटीन। इसके जेनेटिक मटेरियल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, ठीक है, 11th में इसमें पढ़ते हैं, आगे चल बीएससी वाला सभी में आता है क्या? बैक्टीरिया, ठीक है। जो ह्यूमन बीइंग हमारी आरबीसी होती है, तो हमारी आरबीसी भी किसका एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोटिक सेल का। हमारी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। कैमल ऊंट की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो कैमल की आरबीसी क्या है? यूकैरियोटिक, और हमारी आरबीसी क्या होगी? प्रोकैरियोटिक। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, तो ये सारी बातें किसके बारे में थी? प्रोकैरियोटिक के बारे में थी। ठीक है, तो यहां से कल स्टार्ट एक बार फिर दोबारा से शुरू करूंगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक है, आपको डायग्राम में समझेंगे अच्छे तरीके से। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, मीजोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। ठीक है, चलो।